हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ पीपल एंड एनवायरनमेंट। तो पीपल एंड एनवायरनमेंट से हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज जो काफ़ी टाइम रिपीटेड हैं। तो कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 4 to 5 टाइम रिपीट हो चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, ठीक, और उनकी एक प्रोबेबिलिटी होती है कि वो नेक्स्ट टाइम भी रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 25 ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे एमसीक्यूज हैं जिनकी रिपीटेशन हुई है या फिर जिनको हमें याद करना बहुत जरूरी है पीपल एंड एनवायरनमेंट से। चलिए, उनसे रिलेटेड जितने भी अग्रीगेट्स हैं या रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो भी हम करेंगे इसमें। तो डिटेल में हम एनालाइज करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सिलेबस। सिलेबस में सब पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट नहीं है, काफ़ी इजी पॉइंट है। ऐसे पॉइंट है जो आपको ईजिली गूगल सर्च करोगे तो ये सारा का सारा डाटा आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक। और इन्हीं डाटा में से जितने भी चाहे वो किसी चीज़ का डाटा है, चाहे वो आपका हेल्थ से रिलेटेड डाटा है या फिर कोई पॉल्यूटेंट्स हैं या फिर कोई क्लाइमेट चेंज के समिट्स हैं, ये आपको A to Z जितने भी चीज़ें हैं ये आपको गूगल सर्च करने पे ईजिली मिल जाएंगे, ठीक। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो की। लास्ट वीडियो में एक प्लेगरिज्म चेकिंग जो वेबसाइट है वो है दैट इज turnitin.com, ठीक। ये 2009 में सेटअप हुई थी और 2010 में सेटअप हुई थी, यूएसए बेस्ड, ठीक। तो ये बेसिकली ये करती है प्लेगरिज्म चेकिंग। बल्कि जो ये वाला था www.grammarly.com, ये क्या करती है, ये चेक करती है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करती है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को, स्पेलिंग्स को, पंक्चुएशंस को, या फिर राइटिंग में कोई मिस्टेक हो उसको। और उसके साथ प्लेगरिज्म भी करती है, मतलब प्लेगरिज्म भी करती है, लेकिन जो ये वाला है turnitin.com, तो turnitin.com ये स्पेशली करता है प्लेगरिज्म, ठीक। उसके बाद एक जो मिस्टेक थी वो थी क्वेश्चन स्वयं पुट, ठीक। स्वयं की जो करेक्ट फुल फॉर्म है वो है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट्स दैट इज एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक। तो ये दो चीज़ें करेक्ट कर लेना। उसके बाद होमवर्क के लिए 23rd क्वेश्चन काफ़ी इजी था, ये हम ऑलरेडी यूज़ करते भी हैं अपनी रियल लाइफ में, ठीक। तो इसमें जो राइट आंसर था वो था सी। और उसके बाद जो 24th का जो राइट आंसर था वो था दैट इज़ बी। और उसके बाद 25th एक बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट करना था बाइनरी में। 25 तो इजीली हो गया होगा। 25 1 2 4 8 एंड 16 का 1 एंड 8 का 1 दैट इज 0 0 1। तो ये वाला 1 1 0 0 1 थर्ड वन। अब 95 का कई जिन्होंने सॉल्व किया था 95 का भी, और 3-4 कमेंट आए थे जिन्होंने 95 का सॉल्व किया था। चलिए इसको हम एक बार कर लेते हैं। 32 ये 64 तक जाएगा, ठीक। अगर ये प्रोसेस नहीं पता तो एक बार चेक कर लेना लास्ट वीडियो। तो ये 64 को हम प्लस करेंगे, उसके बाद 32 को हम प्लस करेंगे, फिर ये बड़ा हो जाएगा 96 तक पहुंच जाएगा। तो इसको नहीं करेंगे, 32 को प्लस नहीं करेंगे दैट इज़ 0। उसके बाद 16 को प्लस करेंगे 1, उसके बाद ये हो गया 80, 8 को प्लस करेंगे ये हो गया 88, 4 को प्लस करेंगे ये हो जाएगा 92, ये हो जाएगा 94 और ये हो जाएगा 195। तो 95 का जो बाइनरी डेसिमल है वो आपका बनेगा 1 0 1 1 1 1 एंड 1, ठीक। ये आपका आंसर करेक्ट था और कई बच्चों ने ये पोस्ट किया भी था, ठीक। और दोस्तों, चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स का नया बैच, थर्ड ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 25 मई 2020 से। और ये स्पेशली उन दोस्तों के लिए जिनका बैच 1 एंड बैच 2 मिस हो गया था और वो बार बार यही बोल रहे थे कि बैच 1 एंड बैच 2 में ऐड करो। देखो वो पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। अब 1 मंथ क्रैश कोर्स उन दोस्तों के लिए जिनका वो मिस हो चुका था। तो इसमें हम पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स डिटेल में स्टडी करेंगे, और जो स्टडी मटेरियल है वो आपका फर्दर कोई भी एग्ज़ाम्स हो जिसमें इकोनॉमिक्स यूज़ होता हो वहाँ आपके वो मटेरियल यूज़फुल होगा आपके लिए, ठीक। तो इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वायरीज़ हैं वो आप मिस्टर निशी सर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट करके या फिर व्हाट्सएप करके। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इन्वायरमेंट से, पीपल एंड इन्वायरमेंट से। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इससे पहले बनता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2015 तक फंक्शनिंग की, तो यार 2000 में सेटअप हुआ था और 2015 तक थे, और उसके गोल थे जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था इसके थे 8 गोल्स। लेकिन उसके बाद आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो टारगेट है 2030 तक का, ठीक। तो इसमें टोटली जो गोल्स थे वो थे 17 गोल्स,
तो इसमें जो मेनली थे दैट इज़ जीरो हंगर, जेंडर इक्वालिटी, उसके बाद इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों थे, मतलब ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। इसके साथ साथ कुछ बातें और चीज़ें नोट डाउन कर लेना, जैसे गुड हेल्थ हो गया, या फिर वेल बीइंग हो गया, उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो गया, उसके बाद रिड्यूस इनइक्वालिटी हो गया। ये इसके मेन 17 गोल्स थे। एक बार आप सिंपली गूगल करेंगे तो आपको MDG के 8 गोल्स और SDG के 17 गोल्स ईजिली आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। और आए भी हैं, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव अ स्पेसिफिक टारगेट टू बी अचीव्ड, स्पेसिफिक टारगेट अचीव करना है 2030 तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट गैस कार्बन मोनोऑक्साइड इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में टोटल कार्बन मोनोऑक्साइड्स CO, इसका मेन सोर्स है व्हीकल्स, ठीक। तो व्हीकल है मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, और अडरलेस है, कलरलेस गैस है, और डेंस इसकी कम होती है। और उसके बाद थर्ड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में कई बार आ जाता है। तो इसमें ये पूछ रहा है द टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू टोटल पावर जनरेशन इन इंडिया, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्सेज। अब इंडिया में जो एनर्जी सोर्सेज है, सबसे ज़्यादा एनर्जी सोर्स आता है थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट हम कंस्टिट्यूट, मतलब एक ये डाटा याद कर लेना जरूर कि थर्मल से 64% तक हम जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है हाइड्रो पावर्स। हाइड्रो से हम, लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट मतलब जहाँ से जितने भी डैम्स हैं, डैम्स में ये पर्टिकुलरली होते हैं, तो यहाँ पे हम 13 to 14% तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं लार्ज हाइड्रो पावर से। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का हमारे प्रोपोर्शन काफ़ी छोटा है, न्यूक्लियर एनर्जी दैट इज़ 2%, ठीक। और जो रीन्यूएबल एनर्जी है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो रीन्यूएबल एनर्जी है करंट में, अगर हम 2020 की बात करें, करंटली इसका जो शेयर है वो है 21.3% तक, ठीक, 21.3% तक करंटली। चलिए अब सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद आ गया दैट इज रीन्यूएबल एनर्जी 30 रीन्यूएबल एनर्जी, उसके बाद लार्ज हाइड्रो पावर 13%, और उसके बाद दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा फर्स्ट। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा, इजीली सर्च करोगे गूगल में कि नॉन रिन्यूएबल टारगेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का टारगेट है 2022 तक, दो डाटा है 2022, और जो दूसरा अब डाटा रिवाइज हुआ है वो है 2030 तक का, ठीक। लेकिन यहाँ पे 2022 का पूछा हुआ है, क्या है वो भी स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट का। सबसे पहली बात, जो 2022 का टारगेट है वो है 175 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक। अब इसमें भी शेयर है, उसमें से जो सोलर है, अब यहाँ से हर एक पोर्शन में से क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, अब नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है। इसकी भी डिटेल में अगर स्टडी करनी है ना, आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप वीडियोस देख सकते हैं, ऑलरेडी पोस्ट की हुई हैं, ठीक। तो सोलर एनर्जी जो इसमें है वो होती है 100 गीगावाट। उसके बाद जो नेक्स्ट है विंड एनर्जी, विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है 60 गीगावाट। उसके बाद आता है बायोमास, ठीक है, बायोमास, और बायोमास कंस्टिट्यूट करता है 10 गीगावाट। और उसके बाद जो नेक्स्ट है स्मॉल हाइड्रो करता है 5 गीगावाट। तो टोटल ये मिला के हो जाता है 175 गीगावाट 2022 का टारगेट, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया भी था, ठीक। तो यहाँ पे 5 गीगावाट करेक्ट आंसर है स्मॉल हाइड्रो का। और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीट हुए हैं। अब एक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि रेज द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो 2030 में ये हो चुका है 350 गीगावाट, ठीक। उसके हिसाब से सोलर, विंड, बायोमास, स्मॉल हाइड्रो का भी थोड़ा थोड़ा शेयर इंक्रीज हो गया है। तो ईयर मेंशन होगा, जो भी पूछेगा ईयर मेंशन होगा, ठीक। तो 2030 वाला भी कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिसीज। कौन सा वाटर बॉर्न डिसीज नहीं है। अब देखो वाटर बॉर्न डिसीज क्या होते हैं, ऐसी डिसीज, ऐसी बीमारियां जो हो रही हैं ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, ठीक। तो टाइफाइड वाटर पोल्यूशन के कारण होता है। उसके बाद हेपेटाइटिस अगर ABC लीवर से लीवर को ये डैमेज करता है। और कॉलेरा, हैजा, ये भी वाटर बॉर्न है, लेकिन डेंगू यहाँ पे वाटर बॉर्न नहीं है। लेकिन तीनों के अलावा भी और भी देख लेते हैं, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है।
वाटर बॉर्न डिसीज में टाइफाइड भी आता है। उसके बाद अगर हम बात करें एक डिसेंट्री, डिसेंट्री क्या होता है, डिसेंट्री इसको बोलते हैं पैचिस रोग, ठीक, ये भी कई बार है। एक बार ट्रैकोमा, ट्रैकोमा ये क्या होता है, जब आंखों में जलन होती है या फिर आई इन्फेक्शन होता है वो। और दूसरा डायरिया, मलेरिया, लेड पॉइजन, ये सब चीज़ें हैं वाटर बॉर्न डिसीज। और उसके बाद कई बार पोलियो भी वाटर बॉर्न डिसीज में ही आता है। तो ये चीज़ें वाटर बॉर्न डिसीज है। बल्कि डेंगू जो है, डेंगू क्या करता है, एक स्प्रेड होता है थ्रू बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो, ठीक। तो ये वाटर बॉर्न डिसीज हम इसको नहीं मानते डेंगू को। तो यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 डालने का मेन पर्पस ये है, जितने भी समिट्स हैं, तो जितने भी समिट्स हैं उनको कर लो, ठीक। समिट्स चाहे अर्थ समिट है, उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, या फिर जितने भी लॉज हैं या फिर वो चीज़ें, एक क्वेश्चन वहाँ से भी कई बार रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया कहाँ पे, जापान में है। दैट इज 2010 में एक सेटअप हुआ था नगोया प्रोटोकॉल। तो वो रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग pollutant gases is not produced both naturally as well as industry activity। तो ये तीन चीज़ें, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीज़ें तो इंडस्ट्री या फिर अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी से हो सकती हैं। लेकिन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, CFC, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका मेजर सोर्स क्या है, एक जो एसीज हैं और रेफ्रिजरेटर हैं, ठीक है, ये मेन सोर्सेज हैं। जितने एसीज हैं, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स हैं, मतलब फ्रिजेस हैं, उनसे मेनली ये प्रोड्यूस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द सेकंड मोस्ट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज एनर्जी नीड्स। अब आपने देखा होगा पहले स्लाइड्स में, अगर वही जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये सब इंटर रिलेट है, तो दूसरा टॉपिक कहीं ना कहीं काम आएगा। तो यहाँ पे सेकंड मोस्ट सोर्स बता रहा है। तो फर्स्ट सोर्स क्या है, हाइड्रो, दैट इज थर्मल। थर्मल फर्स्ट सोर्स है। तो थर्मल के बाद सेकंड सोर्स क्या आता है, हाइड्रो। तो यहाँ पे जो हाइड्रो पावर है वो सेकंड, जो मतलब हम लोग टर्बाइंस यूज़ करते हैं डैम के पास, डैम के नीचे, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो 13 to 14%, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, इनसाइड द रूरल होम्स द सोर्स और सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड पोल्यूशन में बी। तो ये जो क्वेश्चन है ये रियल लाइफ से रिलेट करता है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड से रूरल इंडिया में काफ़ी डेथ्स हो जाती हैं, क्योंकि उसको बाहर निकलने के लिए ये गैस को विंडो या फिर डोर्स की स्पेस नहीं मिलती, क्योंकि वो बंद होते हैं, और रूम्स में ही कई डेथ्स भी हो जाती हैं, ठीक। तो इसका मेजर सोर्स क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। नंबर 1 है अनवेंटेड गैस स्टोव्स। अनवेंटेड का मतलब है निकास रहित, मतलब जिसका कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं है, ठीक। तो गैस स्टोव्स जो जल रहे हैं उनको बाहर जाने के लिए विंडोज़ या फिर डोर्स क्लोज हैं, तो उसका भी मेन रीज़न ये है गैस स्टोव्स, अनवेंटेड गैस स्टोव्स। दूसरा है वुड स्टोव्स। वुड स्टोव्स अगर कोई जल रहे हैं घर में तो वो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड पोल्यूशन क्रिएट करेंगे और वो भी डेथ्स का कारण बन सकती हैं, ठीक। थर्ड वन है केरोसिन हीटर। तो सिमिलरली केरोसिन हीटर भी प्रोड्यूस करेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड पोल्यूशन। तो ये तीनों ही यहाँ पे ABC तीनों ही मेजर सोर्स है नाइट्रोजन ऑक्साइड के। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमंस। तो जितने भी ये डिफरेंट लेड है या फिर मर्करी है या फिर पेस्टिसाइड्स हैं, डिफरेंट क्या करते हैं, डिफरेंट डिसीज हो सकती है इनसे, तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो जो कैंसर हो सकता है, कैंसर किससे हो सकता है, वो हो सकता है आपका पेस्टिसाइड से। पेस्टिसाइड से कैंसर भी हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है, एंड डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह भी हो सकता है, ठीक। तो आंसर इसका कैंसर है। अब हम देखते हैं मरकरी से कौन कौन सी डिसीज हो सकती हैं। तो मरकरी से मेनली हो सकती है किडनी प्रॉब्लम्स, जैसे मिनामता डिसीज, किडनी फेलियर्स वो, ठीक। अब लेड से मेनली क्या होता है, एनीमिया, वीकनेस या फिर किडनी या फिर ब्रेन डैमेज, वो वाली यहाँ पे प्रॉब्लम होती है लेड से। और लेड मेनली आता है व्हीकल से, ठीक। और उसके बाद ओजोन अब नॉर्मल लंग डैमेज या फिर लंग कैंसर हो सकता है, या फिर अस्थमा प्रोड्यूस कर सकती है, या फिर अस्थमा हो सकता है ओजोन से। तो डिफरेंट किसी भी टाइम कुछ भी कॉज या फिर कुछ भी डिसीज पूछ सकता है ये, ठीक। मतलब कौन से पोल्यूटेंट से कौन सा कॉज या फिर डिसीज होता है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो नंबर 1 काफ़ी इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है, फ्लड्स। नंबर 1 फ्लड का मेन आंसर है दैट इज एक्सेस ऑफ रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर।
काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है तो उसके बाद फ्लड्स आने लग जाते हैं। ड्रॉट सूखा, तो सूखा क्या होगा, लैक ऑफ रेनफॉल, ठीक। उसके बाद अर्थक्विक, अर्थक्विक जब यहाँ पे दैट इज ट्रेमरस प्रोड्यूसेस बाय पैसेज ऑफ वाइब्रेटरी वेव्स थ्रू द रॉक ऑफ अर्थ। सेकेंड उसमें वोल्केनोस, दैट इज अ वेंट थ्रू विच मोल्टेड सब्सटेंस कम आउट। तो इसको ज़्यादा कभी नहीं है, लेकिन इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इजी होते हैं और यहाँ से अगर एक क्वेश्चन पूछा है तो 100% करेक्ट आंसर होने के चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स हैज़ द हाईएस्ट या हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल टू कॉज डैमेज टू ह्यूमंस। मतलब डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है या फिर डिस्ट्रॉय काफ़ी हो सकता है, ह्यूमन को काफ़ी नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है। वो अर्थक्वेक काफ़ी लेवल पर तो डैमेज करता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा करता है ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, ठीक। तो जो इसका मेन आंसर है या फिर जो करेक्ट आंसर है वो है ड्रॉट्स, जब सूखा पड़ता है या फिर जब फ्लड्स बाढ़ आता है। तो बाढ़ हमारे यहाँ इंडिया में आता है अगस्त और सितंबर के महीने में, काफ़ी रेनफॉल होता है, उसके बाद फ्लड्स आते हैं, ठीक। और ड्रॉट उससे पहले जून जुलाई के महीने में ड्रॉट भी पड़ते हैं, मतलब सूखा भी पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज द मैक्सिमम पर कैपिटा एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ठीक। उनका सीक्वेंस भी पूछ सकता है, क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है, या फिर जो हाईएस्ट है वो पहले नंबर पे या जो कम है वो पहले नंबर पे, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। और पूछता भी रहा है, तो हम सभी के बारे में स्टडी करेंगे कि किसका पर कैपिटा एमिशन कितना है। तो मैक्सिमम पर कैपिटा एमिशन यहाँ पे यूएसए का, तो जो यूएसए का पर कैपिटा एमिशन है वो है 16.5, ठीक, 16.5 यहाँ पे मेट्रिक टन्स में पर ईयर। और उसके बाद अगर हम बात करें जापान, दैट इज़ जापान 10.7। और उसके बाद अगर हम बात करें चाइना की, चाइना करता है 7.5 मेट्रिक टन। और उसके बाद इंडिया है 1.7 पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ CO2। तो ये वाला क्वेश्चन इनडायरेक्टली कभी भी आ सकता है कि इंडिया पर कैपिटा एमिशन ऑफ CO2 कितना है, ठीक। तो 1.7, तो ज़्यादा वेरी नहीं करता है, ईयर टू ईयर ज़्यादा वेरी नहीं करता। हाँ, 1.8 हो सकता है, 1.6 हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ मिथेन, मिथेन का मेनली सोर्स कौन सा है। जो वेटलैंड है, मिथेन वेटलैंड से मेन सोर्स है। उसके बाद मिनामाता डिसीज अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज मर्करी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन 4 और 5 बार रिपीट हो चुका है 2012 के बाद, ठीक है। 2012 से लेके अगर 2019 तक आप स्टडी करोगे तो 4 to 5 टाइम बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक। तो जो अनट्रीटेड सीवेजेस हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है अनट्रीटेड सीवेजेस, जो लार्जेस्ट सोर्स है वाटर पोल्यूशन का, ठीक। तो जो अभी नमामि गंगे पॉलिसी थी, गंगा को क्लीन करने की, उसमें भी ये मेन यही अनट्रीटेड सीवेज की मेन प्रॉब्लम आई थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन गवर्नमेंट्स टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर फ्रॉम बायोमास बाय द ईयर 2022। अब ये 2022 दैट इज 2022 तक तो अब पूछा है इसने, लेकिन आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट यूजीसी नेट एग्जाम है 2022 शायद नहीं पूछे, उसकी जगह पूछ सकता है 2030 2030 पूछ सकता है, ठीक है, जो टारगेट है। तो यहाँ पे हमने स्टडी की थी, जो बायोमास का था, बायोमास का वो था 10 गीगावाट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अगेन अगर 2012 से 2019 तक आप स्टडी करोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है 5 to 6 टाइम, और एज इट इज ये क्वेश्चन आता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो, रीन्यूएबल मतलब जो रीन्यू हो सकते हैं रिसोर्सेज शॉर्टेस्ट टाइम में या फिर थोड़ा टाइम लगा के, लेकिन जो लंबे टाइम तक जो रीन्यू नहीं हो सकते, ठीक, वो नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, तो नॉन रिन्यूएबल। तो साल्ट यहाँ पे जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। बट साल्ट क्या है, ये इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू क्रिएट मोर सॉल्ट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो चुका है 6 to 7 या फिर 5 to 6 टाइम, बिल्कुल एज इट इज। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एट प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन सीक्वेंस में कई बार आते रहे हैं, ठीक। तो इसमें हम करेंगे पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन। देखो ये जितने भी आपको डिफरेंट डाटा मिल जाएगा,
एक डाटा आपको मिलेगा CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक का, ठीक है, जनवरी 2019 में ये इन्होंने रिलीज किया था एनर्जी के ऊपर। उसमें जो फर्स्ट कंट्री है जिसमें पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन मैक्सिमम है वो है आइसलैंड। ये भी हो सकता है वहाँ की जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम है। आइसलैंड की जो पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन है वो है 51,000, ये लमसम बता रहा हूँ राउंड फिगर में, किलोवाट, ठीक, और पर ईयर का। बल्कि अब इन कंट्रीज में देखते हैं, तो ब्राज़ील की अगर हम बात करें फर्स्ट, तो ब्राज़ील की यहाँ पे 2400 किलोवाट पर कैपिटा है। और उसके बाद अगर हम बात करें रसिया की, तो रसिया में तकरीबन 6400 किलोवाट। उसके बाद चाइना की अगर हम बात करें, चाइना में दैट इज़ 4000 किलोवाट। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग है, और इंडिया में ये क्वेश्चन आपको इंडिपेंडेंटली भी आ सकता है कि इंडिया में कितना है, तो इंडिया में 870, ठीक, किलोवाट पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन 870। अब जो इंडिया इसमें लाई करता है, इंडिया लाई करता है 130 से लेके 140 रैंक तक, ठीक। बल्कि फर्स्ट रैंक पे कौन है? आइसलैंड। उसके बाद नॉर्वे 22,000 किलोवाट। तो चलिए अब पढ़ते हैं सीक्वेंस बता। तो सबसे पहले सीक्वेंस में आना चाहिए, मैक्सिमम है यहाँ पे रसिया 6400, तो जो रसिया ये वाला ही फर्स्ट है, ये वाला, इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। उसके बाद दैट इज़ चाइना 4000, दैट इज़ चाइना, ये और ये दोनों ही ठीक हो सकते हैं। उसके बाद ब्राज़ील 2400 किलोवाट, ब्राज़ील, तो ये वाला थर्ड अपना करेक्ट है। फिर उसके बाद इंडिया में 870 किलोवाट तकरीबन। तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछ सकता है इंडिया का। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू टोटल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, और जो 35 बिलियन टन, ऐसा माना जाता है 35 बिलियन टन CO2 है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसमें से भी जो इंडिया का प्रोपोर्शन है, वो है 6%, 6.83% कंस्टिट्यूट करता है ग्लोबल CO2 का इंडिया। ओके, थोड़ा और स्टडी कर लेते हैं इसकी कि CO2 लेवल किस कंट्री में कितना है। तो सबसे ज़्यादा जो CO2 का लेवल है वो आपको मिलेगा चाइना में 30%, ग्लोबल का 30% है। उसके बाद आपको मिलेगा यूएसए में ग्लोबल का 14%, लमसम 14% है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन में 9.6, आपको टोटल वर्ल्ड का 9.6%। उसके बाद इंडिया कंस्टिट्यूट करता है वो करता है 6.83%, ठीक। और जो रसिया का भी आ जाता है कई बार, रसिया 4.8% वर्ल्ड का। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 19, इन द रिसेंटली लॉन्च्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड। तो AQI जो लॉन्च हुआ था इंडिया में वो हुआ था 2014 में, और ये स्वच्छ भारत मिशन के अंडर आता है। तो स्वच्छ भारत मिशन में जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो AQI में 8 पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड थे। तो 8 पॉल्यूटेंट में से चलो नंबर 1 पॉल्यूटेंट था PM10, ठीक। उसके बाद जो नंबर 2, इसको हम बोलते हैं PM10 को हम बोलते हैं कोर्स डस्ट पार्टिकल्स। उसके बाद फाइन पार्टिकल्स मतलब PM2.5। जो थर्ड वन था वो था नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। फोर्थ वन SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड्स, और फिफ्थ वन कार्बन मोनोऑक्साइड CO, एंड सिक्स्थ जो पॉल्यूटेंट था वो था ओजोन, ठीक। एंड सेवन्थ अमोनिया, और जो लास्ट था दैट इज एट्थ वन, दैट इज लेड, ठीक। तो ये 8 पॉल्यूटेंट थे जो AQI में इंक्लूडेड थे। तो यहाँ पे जो नहीं था वो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का मेन सोर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 2 मेजर सोर्स पता कर चुके हैं, ठीक। तो ये 3 चीजें बाकी इंक्लूडेड थी AQI में। ओके, नेक्स्ट वन इज लिस्ट, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो ओजोन होल, नंबर 1 ओजोन होल, और ओजोन होल दैट इज UV रेडिएशंस। अगर ओजोन होल हो जाएगा ओजोन में, ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो UV रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आएंगी, सो दैट इज B। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट मीथेन, लेकिन एक मीथेन ही नहीं है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हमें सबसे जो ज़्यादा कंस्टिट्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेस में, वो करता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 का पोर्शन है 81%। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनता है,
ठीक है 81, और जो मीथेन का पोर्शन है, मीथेन का पोर्शन ओनली कितना है 10%। ठीक, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो कंस्टिट्यूट करता है या फिर जो पोर्शन है वो है अप्रॉक्सीमेटली 7%, और बाकी जो रिमेनिंग अदर्स। तो टोटल कुल मिला के यहाँ पे CO2, मीथेन और उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनता है ग्रीन हाउस गैसेस। तो मीथेन यहाँ पे करेक्ट है। द नेचुरल हैजार्ड क्या करेंगे, दैट इज सुनामी, और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोसेंट्रिज्म। ठीक, तो करेक्ट आंसर इनमें से जो भी होगा, फर्स्ट का बी है तो ये 3 तो होंगे नहीं, तो ए करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। तो यहाँ पे 2 टाइप के एयर पोल्यूटेंट होते हैं, नंबर 1 प्राइमरी एंड नंबर 2 सेकेंडरी। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट आर दोज पोल्यूटेंट विच आर एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स, जो सोर्सेज से पोल्यूट हो रहे हैं या फिर एमिटेड हो रहे हैं वो है प्राइमरी। जैसे लेड है, लेड प्रोड्यूस होता है व्हीकल से डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहा है लेड, तो वो है प्राइमरी सोर्स। अब लेड के कॉन्टैक्ट में आके कोई और डिसीज हो रही है या फिर कोई और पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, वो हो जाएगा सेकेंडरी। तो यहाँ पे सेकेंडरी पोल्यूशन है ओजोन। ठीक, अब ओजोन भी डायरेक्टली क्रिएट नहीं होता, ये क्या 2 चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आके, एक हाइड्रोकार्बन्स के कॉन्टैक्ट में आके प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के कॉन्टैक्ट में आके क्रिएट होता है। ठीक, और जैसे हम करते हैं एसिड रेन भी कॉन्टैक्ट में आके किसके कॉन्टैक्ट में आता है, नंबर 1 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कॉन्टैक्ट में आके होता है एसिड। तो एसिड रेन भी क्या है, एक सेकेंडरी पोल्यूशन या फिर पोल्यूटेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय पोल्यूटेड वाटर। तो कॉलेरा, डायरिया, टाइफाइड एंड पोलियो। कॉलेरा, टाइफाइड, एंट्रिटिस एंड ट्यूबरक्लोसिस वाले जितने भी है ना उनको काट दो, क्योंकि टीबी जो है ट्यूबरक्लोसिस वो वाटर बॉर्न डिसीज से नहीं होता। तो ठीक, तो जो फर्स्ट वन है आपका कॉलेरा, अक्यूट, डायरिया, टाइफाइड एंड पोलियो, ये वाटर बॉर्न डिसीज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन है, स्टेटमेंट है, कंजर्विंग और सॉइल रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू ह्यूमन सर्वाइवल। जितने भी सॉइल रिसोर्सेज हैं, भूमि संरक्षण है, उनका ह्यूमन सर्वाइवल के लिए काफ़ी क्रिटिकल है, या फिर आलोचनात्मक कहें या फिर नाजुक है वो कहें, तो सॉइल कंजर्वेशन जरूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। ठीक, अब इसलिए जरूरी है क्योंकि रीज़न क्या है, सॉइल इज होम टू मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कंटेन्स मिनरल्स, क्योंकि इसमें मिनरल्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीते हैं इनमें, इसीलिए सॉइल कंजर्वेशन जरूरी है। तो ये है रीज़न। अब देखिए, अगर इनमें ये चीज़ें ना भी रहती तो भी उसका कंजर्वेशन जरूरी था, क्योंकि हमारे लिए बहुत ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही तो हैं, स्टेटमेंट 1 भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है। ठीक, लेकिन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ठीक तो है, लेकिन रीज़न उसका करेक्ट नहीं है। क्योंकि सॉइल इज होम टू मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कंटेन्स मिनरल, क्योंकि हम इसीलिए कंजर्व कर रहे हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और मिनरल्स हमें देते हैं। अगर ये हमें नहीं भी देते तब भी हमें क्या करना था, सॉइल को कंजर्व करना था, प्रोटेक्शन या फिर संरक्षण करना ही था। ठीक, तो इसमें जो सेकंड है, बहुत ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25, ये दोनों ही होमवर्क हैं, कमेंट में पोस्ट कर देना। नंबर 1 है सॉइल दैट इज चूज द सेट ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक, और नंबर 2 है क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs ऑफ हायर एजुकेशन एंड पॉलिटी के साथ। ठीक, इसमें हम करेंगे डिटेल एनालिसिस। अब बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।